लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से 2-3 बातें आज आप लोगों के बीच में करना चाहता हूँ। मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं, दिल्ली से आए हमारे मेहमान, श्रीलंका से आए हुए हमारे मेहमान उपस्थित हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और मैं ये बात कहने के साथ ये स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर आप संविधान को पढ़ोगे, इस देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाओं का जिक्र है। तीन प्रकार की व्यवस्था है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। और अपने आप में चौथा स्तंभ जो प्रेस है, वो दुनिया के किसी वैधानिक ग्रंथ के अंदर परिभाषित नहीं है, लेकिन जो संविधान में, विधान में परिभाषित नहीं होने के बाद चौथा स्तंभ बने, ये ताकत हासिल करे, अगर ईमानदारी से विचार करें तो ये महत्व जो उसको मिला कि हिंदुस्तान की इस लोकतंत्र की व्यवस्था के जो चारों स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों से एक बड़ा स्तंभ है जिस पर समूचा लोकतंत्र टिका हुआ है, आम आदमी। और देश में चाहे लोकतंत्र आने के बाद, चाहे हिंदुस्तान में लोकतंत्र आने के पहले, आम आदमी की आवाज किसी में ताकत नहीं, किसी ने आम आदमी की आवाज को प्लेटफॉर्म दिया। मीडिया की उसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका रही। मीडिया अपने आप में इस लोकतंत्र के सबसे बड़े सिंगल स्तंभ है, जिसके भरोसे पर सारा लोकतंत्र टिका हुआ है। अपनी कलम से, अपने चिंतन से, अपनी निर्भीकता और निष्पक्षता के आधार पर उस अकेले स्तंभ का पैरोकार बना और उसके विश्वास की पूंजी और दौलत के आधार पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपने आप को शुमार किया। नाच बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को लेकर कई सारी चीजें, कई सारी बातें होती है। आजादी के पहले चाहे राममनोहर लोहिया ने आंदोलन चलाया, चाहे महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, देश के महान नेताओं को अपनी बात जनता तक और जनता की बात शासन तक पहुंचाने के लिए स्वयं को समाचार पत्रों का सहारा लेना पड़ा। और अगर मैं ये कहूं, इस मुल्क की आजादी में उस आंदोलन को ताकत देकर सल्तनत को पस्त करने में मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मीडिया की भूमिका के बारे में कई किताबों में लिखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में, रियासत काल में जब कलमकार अपनी कलम को चलाता था, सो सत्ता और सिंहासन की चूल्हे हिल रही थी। और कई बार इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले कि कलमकार की कलम से घबरा कर सत्ता और सिंहासन के लोगों ने कलमकारों के हाथों के नाप होने को, ये किद्वंतियां, ये कहावतें, ये बातें प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में किसी के सामने उपस्थित एक नहीं, लेकिन भारतीय समाज और राजनीतिक जगत में इस प्रकार के उदाहरणों पर अमूमन चर्चा होती है। लेकिन अपनी कलम के चलने को लेकर शरीर की पीड़ा, यातना, परेशानियां और चुनौती झेलने वाला पत्रकार इस आधुनिक परिवेश में कितना बदल गया, इस समूचे पत्रकारिता जगत के सामने गंभीर चुनौती है। अभी अली आदिल साहब आए और मंच पे आए,
मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अपनी बात की शुरुआत यहां से की, दूरदर्शन से लेकर ज्ञान दर्शन और जब टाइम्स ग्रुप में गए, उन्होंने जो बंधन महसूस किए और बंधन महसूस करने के बाद जो लाइन स्वतंत्र अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर चुनने का तय किया, ऐसा लगा कि सच बोलने वाला आज प्रेस जगत में भी अकेला रह जाता है। और इसका बड़ा कारण आपने यहां बैठे हुए लोगों को धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया। यहां बैठे हुए लोग संपूर्ण रूप से पत्रकार होंगे, लेकिन पुरस्कृत पत्रकार नहीं होंगे। पहले पत्रकार एक मिशन हुआ करता था, पत्रकारिता एक चिंतन हुआ करता था, हृदय की आग हुआ करती थी। वो हृदय की आग, वो मिशन और वो चिंतन आज नौकरी में बदल गया, और नौकरी में नहीं बदल गया, आज प्रेस उद्योग बन गया। अगर मैं बात करूं कि मेरे सामने जितने लोग उपस्थित हैं, बड़े समाचार पत्रों के पत्रकार, आज आपने मालिकों के भय से अपनी लेखनी को स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पाते, और स्वतंत्र रूप से लिखने के बजाय स्वतंत्र रूप से लिखना तो दूर, एक पत्रकार की महती भूमिका निभाकर किसी सार्वजनिक पत्रकारिता के मंच पर जाकर अपनी दुख, तकलीफ और पीड़ा को कह सके, ये शब्द बयान करने का साहस भी उन नौकरी पेशा पत्रकारों में नहीं बचा है, नहीं बचा। वो इतने बंधनों से जकड़ गए, और इस प्रकार की विषम परिस्थितियों, प्रेस पर कॉर्पोरेट जगत का कब्जा होता चला जा, कलम अब नौकरी करने लगी। ऐसे समय में हिंदुस्तान की इस व्यवस्था में जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मान मर्दन होता हुआ चला जाता है, उस मान मर्दन और सम्मान को जिंदा करना और पुनर्जीवित करना एक पत्रकारिता के सामने बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। और ये तभी हो सकता है, अभी अली साहब कह रहे थे, मुझे लग रहा था, माफ करना पत्रकारिता के लोग बैठे हुए, मैं कोई नकारात्मक बात नहीं करना चाहता, लेकिन अली साहब के बोलने से पहले मुझे महसूस हो रहा था, श्रीलंका से आने वाले फरेरा साहब जब बोल रहे थे, तो बोल रहे थे तो मेरे वो माथे के ऊपर से फर हो रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी में बात कही, लेकिन पत्रकारिता के इस अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे लगा कि अगर अली साहब की उपस्थिति नहीं होती तो शायद वैचारिक चिंतन और मंथन की दृष्टि से यह अधिवेशन पूर्णता के रास्ते पर नहीं जाता। क्या हमारा अंदर का चिंतन मरता चला जाए? क्या हमारे अंदर का पत्रकार खत्म होता चला जा रहा है? हमारे अंदर का कलमकार खत्म होता चला जा रहा है? उस कलमकार की आत्मा में कितनी संवेदनाएं होनी चाहिए? और इसीलिए जो उन्होंने ये बात कही, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं कि अगर पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं तो पत्रकारिता में इंसानियत, इंसान और मानवता तीनों के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत सलीके की बात कही, मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं, अगर प्रेस की मर्यादा को आप लोगों को बचाकर रखना है तो मैं बड़े पत्रकार समूह के अंदर जो पत्रकार लोग काम कर रहे हैं, उनकी अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा। उनकी अंतरात्मा को केवल जगाना नहीं पड़ेगा, इस प्रेस के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए समाज में पत्रकार की के प्रति सम्मान और इज्जत जिंदा रहे। और इसलिए मैं देख रहा हूं, मैं मंच पर बैठे बैठे यही बात शेयर कर रहा था, अधिवेशन अंतरराष्ट्रीय, कोटा के बड़े समाचारों के पत्रकारों का अभाव देख रहा हूं, तो मुझे लगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का पत्रकार सम्मेलन हो और बड़े अखबार जिनमें कई बार लीडिंग अखबार दावा करने का
सिलसिला थमता ही नहीं, थमता ही नहीं। जिनका यह सिलसिला थमता नहीं, और इस धरती पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन उनकी उपस्थिति गौण हो जाए तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो व्यवसायिक मानसिकता कायम हो गई है, ये दीमक की तरह पत्रकारिता को कमजोर करती चली जा रही है। दीमक की तरह। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं, पत्रकारिता साधारण विषय नहीं। पत्रकारिता के बारे में कई बड़े बड़े स्लोगन आते हैं, मुझे पता है कई बार कि जब मुकम्मल हो तोप तो अखबार निकाल, जब मुकाबला तोप से हो जाए तो अखबार का सहारा लो। और अखबार का सहारा लेने का मतलब आप कोई सीना तान कर तोप से मुकाबला नहीं कर पाओगे। डेमोक्रेसी में जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, और जनता की आवाज को तोप से भी ज्यादा ताकत, जिसमें बारूद के 1000 गोलों की क्षमता होती है कि लेखनी और कलमकार में, तो वो अखबार के पास होती है। कलमकार में बारूद के गोलों से ताकत, लेखनी में बारूद के गोलों से ज्यादा ताकत होती है। जब इस सच्चाई को हम जानते हैं, उसके बाद भी हमारे चरित्र पर निष्पक्षता और ईमानदारी क्यों गौण होती चली जा रही है। आज मीडिया के चरित्र की बात करें तो मीडिया का नजरिया समाज को पारदर्शी और ईमानदारी के साथ खबरें दिखाने का, मैं कहता हूं, बिल्कुल मरा नहीं। लेकिन टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मीडिया त्वरित गति से किस प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार की खबरें समाज के सामने फेंक देता है, उसके क्या दूरगामी प्रभाव आएंगे, इसकी कल्पना मीडिया के पास नहीं होती। और आज मीडिया किस हद तक चल गया, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं किसी अखबार की निंदा नहीं करना चाहता। आज मीडिया के लोग आम आदमी की आवाज, किसी के विचार और चिंतन को समाज तक पहुंचाने के बजाय आज अखबार समाज को चिंतन देने लगा, चिंतन देने लगा है। आज अखबार समाज को मुद्दा देने लगे, और समाज को चिंतन और मुद्दा देना ही नहीं, इस समाज की व्यवस्था पर संपूर्ण रूप से चुनाव जिताने और हराने के ठेके भी अखबार। ये जो परंपराएं है, ये जो परंपराएं प्रेस में कायम हो गई है, आप कॉर्पोरेट जगत हो सकते हैं, बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, आपके अखबार की जो है टीआरपी बढ़ सकती है, आपकी मार्केटिंग ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी निष्पक्ष और पारदर्शी साख पर को हमेशा उंगली उठती रहेगी। आपकी सवालिया उस पर जो है लोगों के जुबान पर बातें आती रहेगी। आपको कभी भी समान इज्जत के साथ नहीं देखा जाएगा। अभी हरियाणा में घटना हुई, 2 लड़कियों ने एक व्यक्ति को बस के अंदर मारा, 2 भाई मारा। क्या कारण थे? पूरी बस लोगों के पक्ष में बयान दे रही, लेकिन अपनी खबर टीआरपी और देश में एक सनसनीखेज खबर बनाने के लिए देश की बेटियां घोषित कर दिया, और बाद में इन्वेस्टिगेशन और तमाम बस के बयानों के आधार पर जब तथ्य सामने आया कि जिनको मीडिया ने देश की बेटियां साबित कर दिया, उन 3 बहनों का एक काम, 2 बहनें पिटाई करती, तीसरी रिकॉर्डिंग करती। कई बार मीडिया सच्चाई की तह तक जाए बगैर घटना को जिस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत करता है, समाज के सामने जिस प्रकार से उसका वर्णन करता है, जिस प्रकार से उसकी तस्वीर समाज के सामने रख देता है, और बाद में चाहे उसकी सच्चाई समाज के सामने आवे, लेकिन जिस रोज वो सनसनीखेज तरीके से समाज के सामने आई और जिस तादाद में लोगों ने उसको पढ़कर अपना माइंड मेकअप किया, आपके छोटे से खंडन से उतना बड़ा उसके सोच का बदलाव नहीं आया। और जिस व्यक्ति को आपने अपनी लेखनी से नग्न कर दिया या महिमा मंडित कर दिया, आप उसके जो गिरे हुए मान मर्दन और चरित्र का पुनर्भरण किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। ये सब कुछ होते हुए आप समाज के पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, ये सारी चीज होते हुए भी आप कलम को स्वतंत्रता से लिखते हैं, बिना तथ्यात्मक आधार के किसी का मान मर्दन, किसी की इज्जत का जनाजा निकाल कर सड़क पर लाकर खड़ा कर देने का अधिकार मीडिया को नहीं होना चाहिए। मीडिया को अधिकार, लेकिन ये जो मीडिया की जो एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल की बनी हुई, इन ऑल इंडिया लेवल के एसोसिएशनों में इस प्रकार के जो सनसनीखेज समाचार, जिनकी सच्चाई समुद्र की तह तक ढूंढने चले जाओ तो मिले न मिले, और उसका
इस प्रकार की खबर छापने वाले अखबारों के साथ भी कहीं न कहीं कोई पेनलाइज करने का दृष्टिकोण जब तक आपकी होल इंडिया एसोसिएशन तय नहीं करेंगी, समाचारों की प्रतिस्पर्धा में जो व्यवसायिक लोग समाचारों के बीच में कूद गए हैं, इस व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में कहां पत्रकारिता को ले जाकर खड़ा करते हैं, कहां ले जाकर खड़ा करते हैं। मैं कई बार कहता हूं, आज तो अखबारों में मुद्दों के लिए और कई सारे इश्यूज के लिए इतनी बड़ी घोर प्रतिस्पर्धा चल गई। मैं बहुत ईमानदारी से कई बार लोगों से कहता हूं, जिस प्रकार से मीडिया के लोग मुद्दा देते हैं और राजनीति के लोग उसके पीछे झपटकर अखबारों में छपास रोग के कारण पीछे पड़ जाते हैं। मीडिया का मुद्दा है, मैं इस पर बोलूंगा तो अगले दिन मुझे तो छपना ही है, सिटी फ्रंट पे नहीं तो सिटी फ्रंट पे छपना है। और जो एडिटोरियल राजनीति और व्यवस्था को संदेश देने के मीडिया के आते हैं और चिंतक और विचारक अखबार में छपने से दूर रह जाते हैं। तो मैं कई बार राजनीतिक मंचों पे या व्यक्तिगत चर्चा में कहता हूं, अब ये सारा काम समाज को विचार देने का, मुद्दा देने का मीडिया ने तय कर लिया। अब इस देश